सोशलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस इन विच कनेक्शंस अमॉन्ग वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होती हैं भाई? फैमिली हो गई, एजेंट्स यानी वाहक, जहां से बच्चा सोशलाइजेशन क्या है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखेगा। स्कूल में एक तरह से बिहेव करते हैं, मंदिर में जाते हैं अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दुनिया भर की चीजें, जो भी कहां कहां के क्या क्या रूल्स हैं। फैमिली और क्या है? स्कूल भी एक, सोसाइटी आपकी जो नेबरहुड है आसपास, मास मीडिया जो चैनल्स आप देख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपका सामाजिकरण कर रहे हैं। कि अगर आप देख रहे हैं कि जो आपका आइडियल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो ही सुबह शाम तक गालियां देता है वीडियो में, तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो ठीक है ना। तो सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है। क्या सरल है? नहीं, सिंपल नहीं है। कोई भी प्रोसेस सिंपल नहीं है, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, जटिल हैं, इतना आसान नहीं है। समाज भी बदलता है समय के साथ, आप भी बदलते हैं, कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कहीं पे कुछ गलत हो जाती हैं, इतना जटिल सिस्टम है समाज का। तो सामाजिकरण या कोई भी प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स ही होती है। और जो ये एजेंसीज हैं कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया, इनके सबके बीच में इंटरेक्शन या कनेक्शन होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बातें सही हो गई। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, देखिएगा फटाफट से। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, कैसी मूर्त समस्याएं, इन अ लॉजिकल फैशन, लॉजिक के साथ, बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। अब ये वर्ड आ जाए हाइपोथेटिकली, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसका मतलब अभी कहां नहीं पहुंचा, बच्चों को दिक्कत हो रही है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेता है मूर्त। जिन्होंने आज ही प्याजे हमने खत्म किया बैच में, आपको पता होगा, तो ये क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में दिक्कत होगी, लेकिन लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग आएगी फॉर्मल ऑपरेशन में। ठीक है ना। सीसीएस आता है इसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार लॉजिक आता है उन चीजों के प्रति जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली, अर्थपूर्ण ढंग से, जीवन से जोड़ के कब सीखेंगे बच्चे पियाजे के अनुसार? जब वो एक्टिव होंगे। पियाजे तो एक्टिव रखने की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात पियाजे क्यों करेंगे? कंडीशनिंग आदत डलवाना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्यों होता है किसी को नहीं पता, बस होता है ना। व्हेन ऑफर्ड रिवॉर्ड्स की बात पियाजे नहीं करेंगे, कंडीशनिंग की बात नहीं करेंगे, क्लियरली आपको बताया हुआ है। व्हेन अडल्ट्स टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल की बात भी पियाजे नहीं करेंगे। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, बच्चा स्वतंत्र है और खुद से गतिविधि करके सीख रहा है, बच्चा एक्टिव है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। ये सब बातें पियाजे कहते हैं। इनसे पहले लोग बच्चों को उतना एक्टिव नहीं मानते थे जितना पियाजे ने माना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, अबाउट पियाजेज प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। अच्छा क्वेश्चन है कि जो पियाजे ने स्टेजेस का क्रम दिया है उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए, हम सबको पता है, SPCF। इस क्रम के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, फटाफट से बताओ। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स, ये जो भी विकास के, संज्ञानात्मक विकास के सभी पहलू, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका, वो इंटीग्रेटेड फैशन में, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज है, सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। हाँ, तभी तो स्टेजेस दिए हैं कि इस स्टेज में ये, इसमें ये। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, ये कहना गलत होगा। स्टेजेस को स्किप नहीं किया जा सकता, यही बात गलत है। चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता सेंसरी मोटर से सीधा कॉन्क्रीट पे पहुंच जाए, पहली से सीधा 3rd स्टेज पे पहुंच जाए बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट के बाद 2nd, फिर 3rd, फिर 4th। ठीक, स्टेजेस अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, हाँ ये यूनिवर्सल है, स्टेजेस पूरी दुनिया में फिक्स मैनर में चलेंगी। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, फिर आपका 2 से 7 जो है प्री ऑपरेशनल, जिसको पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हैं, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, फिर औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। ये फिक्स्ड है स्टेज का जो ऑर्डर है। स्टेजेस आर यूनिवर्सल, हाँ सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया के बच्चों पे यही लागू होंगी, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, यूरोप का बच्चा हो, पाकिस्तान का बच्चा हो, भारत का बच्चा हो, अफगानिस्तान का बच्चा हो, सबके लिए स्टेजेस सेम रहेंगी पियाजे की। ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड के लिए अलग दे दी हो और भारत के लिए अलग दे दी हो, यही 4 स्टेज हैं, दुनिया में कहीं चले जाओ। दे आर अज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर, हाँ एक ही बात गलत है कि स्किप कर सकते हैं। जिसने भी स्टेजेस दिए वो स्किप करने की बात नहीं करेगा, स्किप मतलब छोड़ने की। पहले से तीसरी सीढ़ी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले से दूसरी पे जाना पड़ेगा।
जिसकी भी स्टेज है, चाहे वो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की हो नीड्स की, चाहे वो कोलबर्ग की स्टेज हो, कोई भी व्यक्ति यदि स्टेज देने की बात कर रहा है तो उसने वो सीक्वेंस बनाया ही इसलिए, मजाक के लिए थोड़ी बनाया कि फर्स्ट से थर्ड पे चले जाओ डायरेक्ट, फिर वो सेकंड को बनाता ही क्यों। टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अ टीचर शुड, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, कि अभी मैंने बताया था हर एक पहलू में देखना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना कि सिर्फ बुराई करना, है ना। फैक्ट्स भी देख रहे हैं, ओपिनियन भी देख रहे हैं, डेटा क्या है, उस समय में क्या चीजें चल रही थी, तब आप एनालाइज कर रहे हैं क्या एविडेंसेस हैं। डिस्करेज डिस्कशन, डिस्कशन को, चर्चा को डिस्करेज करके कभी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती। लोग सालों साल कुछ डिबेट्स चलती हैं तब जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कई बार कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच पाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। बी इनटॉलरेंट टू डिसेंट, यानी अगर कोई आपसे असहमत है तो तलवार निकालो गर्दन उड़ा दो, ये नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। आप दूसरे के जो अगर पक्ष है किसी और का जिससे आप असहमत हैं उसको भी आप सुन पाते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि टॉलरेंट नहीं है, मुक्का नहीं मार देंगे सीधा कि भाई तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूं, ऐसे कैसे कह दोगे। और लोग तरह तरह के हैं, लोग इंटरनेट पे देखो आप, एक से एक खतरनाक लोग हैं, है ना, फिर तो वो लोग तो जी ही ना पाते। एम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना, नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो एक सोच पे लेके आती है, एक पॉइंट पे, जबकि डाइवर्जेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव में लेके जाएगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग है 4 ऑप्शन है, एक चूज कर लो बस, इससे कोई अलग अलग दिशाओं में सोच ही नहीं पाएगा। तो एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अनेक दृष्टिकोणों को स्वीकार करने से क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इंक्लूजन एज अ फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस इज सिचुएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। भाई जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में तो एक दर्शन पे आधारित है, डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं ना, हमारा संविधान भी बात करता है कि मतलब हम विभिन्नता में एकता की बात करते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, विभिन्न बच्चे होंगे और उनको एक साथ एक छत के नीचे आप रेगुलर स्कूल में सिखा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या किस तरह की डाइवर्सिटी है, भाषा को लेके, हाँ भाषा को लेके भी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, जेंडर को लेके भी, हाँ अलग अलग जेंडर के लोग पढ़ सकते हैं एक क्लास में। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग समाज और संस्कृति के बच्चे पढ़ सकते हैं। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, आपको लग सकता है एक बच्चा बहुत गिफ्टेड है, दूसरा बच्चा हो सकता है उस क्षेत्र में अच्छा ना करे, डिसेबल हो, कोई और समस्या हो, वो भी पढ़ सकता है। तो हर तरह के बच्चे को एक छत के नीचे डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए शिक्षा आप दे रहे हैं। 4th ऑप्शन यहाँ सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। यानी आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अलाभान्वित वर्ग से आ रहे होंगे या वंचित समूह से आ रहे होंगे, चाहे वो बच्चे हो सकते हैं जिनके जो हाशिए पर हैं किसी भी आधार पे, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जैसे तैसे वजीफा लेके पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से, तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो सकते हैं। समाज ने उन्हें जाति या समुदाय के आधार पर अलग थलग किया हुआ हो, है ना। और फॉर एग्जाम्पल यदि आपने वो मूवी देखी होगी गंगूबाई, तो जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चे यदि स्कूल जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, इसलिए नहीं कि उनके जो मदर हैं या व्हाटएवर, जो भी उनका अभिभावक, जो भी पेरेंट है, जो भी उनका गार्जियन है, वो पैसे नहीं दे पा रहा, फीस नहीं दे पा रहा, नहीं, सोच के आधार पे, क्योंकि समाज की सोच थोड़ी सी अजीब है इस मामले में, मैं ये कहूंगी, है ना। तो वो हाशिए पे हो गए, क्योंकि किसी एक ग्रुप को लेके आपने दिमाग में कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, किसी भी आधार पे आपने कह रखा है कि यार ये वाले लोग अच्छे नहीं होते, इनको पसंद नहीं करते हम, तो ये बच्चा डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ गया, है ना। तो डिसएडवांटेज बहुत तरीके से हो सकता है कोई भी बच्चा, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे और किसी रूप से हो, ठीक। तो ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने के लिए कौन सा सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको इंक्लूड तो हर बच्चे को करना है एज अ टीचर। पहला ऑप्शन है लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो शिक्षण की गतिविधियां हैं वो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, उसकी भाषा से जोड़ दीजिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही तरीका है, हमें गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज, कि बच्चा यदि अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो आप उसको खारिज कर देंगे, आप कहेंगे यहां सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है इस स्कूल में, आप अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते, तो भाषा के आधार पर डिसएडवांटेज्ड हो गया बच्चा, तो ऐसा करना गुनाह हो जाएगा, यानी नॉट, ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, तो जो गलत है वही सही हो गया, नॉट लिखा हुआ था। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेक इट कंपलसरी फॉर देम टू टेक ट्यूशंस एट होम, ये भी गलत है यार, गलत तो ये भी है कि आप ये कंपलसरी कर देंगे कि उनको ट्यूशन लेना ही है घर पे। फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्कूल नॉलेज एज इट
थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस, कि बार बार प्रैक्टिस करा कि ये भी गलत है, तो गलत तो ये भी है, गलत ये भी है, और गलत तो ये भी है, तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। यहां पे नॉट नहीं होगा फिर, है ना, इसमें फ्री का नंबर मिला होगा जरूर, नॉट नहीं होगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा। रणनीति है तो रणनीति तो फिर एक ही है कि जो भी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं वो उसकी संस्कृति और उसके समाज से जोड़ दीजिए बच्चे की। तो फिर क्योंकि नॉट में तो ये तीनों ऑप्शन गलत ही हैं, एक ही सही है, तो फिर नॉट नहीं होगा ऑप्शन में। सिंपल आंसर है, फर्स्ट के साथ हम जाएंगे, नॉट हटा देंगे इसमें से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, कथन क्या है, While teaching problem solving, teachers should discourage the children to think about their own thinking and focusing on how to learn। यानी समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो शिक्षकों को बच्चों को अपनी, मैं तो टेस्ट कर रही थी नोट लिख के कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, है ना, देखना एक बार। तो बच्चों को अपनी चिंतन के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना, कि जैसे वो सोचना चाहते हैं उनको सोचने ही ना देना, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना, ये दिक्कत हो जाएगी, तो ये फॉल्स हो गया। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, बच्चे की खुद की ही चिंतन पे विचार करने की क्षमता, प्लानिंग की क्षमता, उसको अपनी थिंकिंग को मैनेज करने की क्षमता, ठीक है ना, ये सब। डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा नहीं है, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देती हैं, तो ये दोनों ही गलत है ना। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23वां सवाल देखना फटाफट से। ये क्या कहता है, ये भी असर्शन और रीजनिंग के भर भर के सवाल हैं आज। क्या है भाई, ये कथन क्या है, टीचर शुड टेल मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन डिटेल्स व्हाट दे हैव टू डू इंक्लूडिंग व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू लर्न। यानी टीचर्स को एग्जैक्टली बता देना चाहिए कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कब सीखना है, बिल्कुल डिटेल में, और एग्जैक्टली बता देना चाहिए मिडिल स्कूल बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ते हों, ये एकदम 11 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो ये एकदम बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप रोबोट थोड़ी बना रहे हैं बच्चे को, कैसे कब कितना सीखना है, क्या सीखना है, तो ये गलत है। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने सीखने को लेके कोई मैनेजमेंट नहीं होता, ये भी कहना गलत है। बच्चा 6 से जो 11 से 14 वर्ष का बच्चा है, 6, 7, 8 का, वो ध्यान रख लेता है, अपना मैनेजमेंट कर सकता है, उसको थोड़ी फ्रीडम दी जानी चाहिए, इवन सभी बच्चों को। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। इतनी बात ठीक है, दे भी रहे हैं आप लोग सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है कि क्षमता के बारे में क्या सोचें, कि योग्यता जो होती है फिक्स होती है, बढ़ाई जा सकती है, क्या सोचें इस पे, फटाफट से बताओ। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी, यानी एबिलिटी फिक्स होती है, यानी क्षमता जो है बच्चे में वो फिक्स होगी, फिक्स नहीं मानना आपको। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज क्या, इंक्रीमेंटल, कि बढ़ाया जा सकता है क्षमता को, यदि आप सीखेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, निश्चित बात है ये। एज फेलियर एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जो फेलियर है, अगर कोई फेल हो रहा है तो वो सीखने का मौका मिला है आपको, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, ये बात एकदम पॉजिटिव है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू वर्क हार्डर बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट, यदि आप ये मानते हैं कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, यदि आपने ये मान लिया कि एबिलिटी तो फिक्स है यार, उसको आता है मुझे नहीं आता, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था मुझे नहीं मिला, तो आप कभी नहीं सीखेंगे, फिर आप में कोई इंप्रूवमेंट कोई नहीं करा सकता दुनिया में, क्योंकि आपने मान लिया कि एबिलिटी तो फिक्स होती है। जबकि आपको 50 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे खराब स्थिति से निकले होंगे और आपसे बेहतर कर रहे होंगे। इसमें यह नहीं है कि आपको कंपैरिजन ही करना है, बट आप सही चीजें सीख तो सकते हैं ना उस चीज में। तो अगर हम देखें यहां पे, तो एबिलिटी को इंक्रीमेंटल मानना, कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आप फेलियर आपके सामने आ रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। अगर बच्चा ये सोचेगा तो वो बेहतर तरीके से एफर्ट पुट करेगा, मेहनत करेगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा, बेहतर ही होगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है। तो फिक्स नहीं मानेंगे एबिलिटी को कभी भी, और ह्यूमिलिएटिंग नहीं है फेलियर, कि बहुत बुरा हो गया अगर आप फेल हो गए, तो ये अपॉर्चुनिटी टू लर्न होनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसको ठीक करना है, ठीक। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, कौन सा एक फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करेगा, वो पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी। पहला ऑप्शन है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चा जिस समाज जिस संस्कृति से आता है अधिगम उससे प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें वो सीखेगा, कुछ चीजें ऑलरेडी जानता होगा। एज जो है बच्चे की, पर्सनल फैक्टर है एज, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग को प्रभावित करने वाले एक पर्सनल फैक्टर होता है, दूसरा होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी 2 कारक होते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, फॉल लिख देते हैं इसको, ठीक। 2 प्रकार के कारण हैं, एक है पर्सनल फैक्टर्स
और एनवायरमेंटल EF लिख देती हूँ, वातावरणिक कारक, यानी जो वातावरण के कारक हैं। पर्सनल फैक्टर क्या हो सकते हैं? आपकी एज, आपका IQ या इंटेलिजेंस का जो लेवल है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस बच्चे का, उसका मोटिवेशन का क्या लेवल है, वो मोटिवेटेड है भी या सीखने के लिए या ऐसे ही काम चलेगा, तो लेवल ऑफ मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, किसी चीज को सीखने की क्षमता है भी या नहीं, है ना, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि अगर मोटिवेटेड ही नहीं है तो कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इसमें टीचर्स के जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे, है ना, न्यूट्रिशन कैसा है, स्कूल में एनवायरमेंट कैसा है वो आ जाएगा, ठीक है, या समाज और संस्कृति से जिस तरह की वो आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के फैक्टर होते हैं। तो एज यहाँ पे पर्सनल, और उसमें ये नहीं पूछा बट ये फैक्टर है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू टीच अ कॉन्सेप्ट, ये क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर है कि किस तरह के मेथड से पढ़ाया जा रहा है, पेडागोजी क्या है टीचर्स की। टीचर्स बिलीव अबाउट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, टीचर्स क्या मानते हैं कि बच्चे में क्षमता है कि नहीं। देखो, टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे से, बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है, ये बात हमें मानना पड़ेगा। अगर टीचर कहता है नहीं बेटा तुम कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत करो, तो अगर उसको लगता है नहीं मेरे टीचर को मेरे पे विश्वास है, तो वो मेहनत करेगा। और आपने कहते नहीं तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है? ये भी प्रभावित करेगा बच्चे की लर्निंग को। बहुत ही 100 में से 1 कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि टीचर ने कह दिया कि नहीं होगा तो अब तो करके दिखाऊंगा, अदरवाइज 99 को नेगेटिवली ही प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चारों ही फैक्टर्स, इसमें एज को छोड़ के ये पर्सनल था, लेकिन चारों फैक्टर्स सही हैं जो लर्निंग को प्रभावित करेंगे, बच्चे के सीखने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगर हम देखें पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे, अगर लैंग्वेज सीखनी है और एज कम है बच्चे की, उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर हो गया, है ना। हालांकि ये नहीं है कि एज ज्यादा हो गई तो फिर सीख ही नहीं पाएगा, बट डिफिकल्टी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डैश ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन की दिक्कत है, कहाँ होगी? गणित में होगी। तो क्या है ये? डिसकैलकुलिया है। तो ये तो सिंपल आंसर है। इवन इसमें 89% नहीं, पूरा 100% ही आप लोग को सही जवाब देना था, क्योंकि कैलकुलेशन की दिक्कत तो डिसकैलकुलिया, मैथ्स की दिक्कत कैलकुलेशन से संबंधित कहाँ है? कैलकुलेशन कहाँ होगी? हिंदी में, मैथ्स में ही होगी, ठीक। डिसलेक्सिया रीडिंग की प्रॉब्लम है, पढ़ने की। डिस्ग्राफिया लिखने की प्रॉब्लम है मुख्य रूप से। ऑटिज्म में आपको पता ही है कि सोशल, वो माय नेम इज खान वाला एग्जांपल दिया था, सोशल इंटरेक्शन में बच्चे को दिक्कत होती है, लोगों से मिलने जुलने में, बात को रिपीट करेगा बहुत बार, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करेगा, है ना, और फिजिटिंग, हाथ पैर अजीब सी हरकतें करना, वो माय नेम इज खान आप याद कर लीजिए। अजीब हम कहते हैं उसको क्योंकि हमें नॉर्मल से अलग लगता है वो, ठीक।